नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती। तो कठोर मिट्टी है, शुद्ध पानी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है, जमीन में 9 महीने बर्फ डली रहती है, अंकुरण बीज का होता नहीं है, पेड़ बड़े होते नहीं है, वृक्ष बनते नहीं है, इसलिए जंगल नहीं होते। और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाएं, जो बर्फ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाएं, तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता, क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूर्य का प्रकाश लगता है। आप जानते हैं जितने भी खनिज हैं जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, वो सब मिट्टी के ही रूप हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी 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 पत्थर में बदल जाती है, और बहुत दिन वो पत्थर पड़े 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 कोयले में बदल जाते हैं, वही पत्थर पड़े पड़े हीरे में बदल जाते हैं, उसी मिट्टी में से सोना निकल आता है, उसी में से कच्चा लोहा निकल आता है, उसी में से कुछ और निकलता है, कुछ और निकलता है। ये सब मिट्टी का खेल है, और मिट्टी का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के साथ है। सारा विज्ञान ये कहता है कि जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा, वहां की मिट्टी नरम होगी, कोमल होगी। मिट्टी नरम और कोमल होगी तो उसमें से अंकुरण जल्दी होगा, अंकुरण जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जिस देश में मिट्टी अच्छी है, वहां पेड़ पौधों में विविधता बहुत होगी, सूर्य का प्रकाश हर विविधता के पौधे को मिलेगा, तो अंग्रेजी में अगर कहूं तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की है। दुनिया में जितने किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं, लगभग सभी हिंदुस्तान में सब। अगर आपको बर्फ वाले पेड़ पौधे देखने हो तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, रेगिस्तानी पेड़ पौधे देखने हो तो जैसलमेर चले जाइए, समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो तो हाड़ौती में घूम आइए, और समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए। और बिल्कुल आपको पहाड़ी पेड़ पौधे देखने हो तो आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर चले जाइए। सब तरह के पेड़ पौधे यहां मिलेंगे, क्योंकि सब तरह की भौगोलिक परिस्थिति यहां है। जब मैं यूरोप का अध्ययन कर रहा था तो यूरोप के बारे में, और भारत का अध्ययन कर रहा था तो भारत के बारे में एक बड़ा अंतर पता चला, जो आप सब हमेशा याद रखिए। यूरोप में सिर्फ 2 ही जलवायु होती हैं, 2 ही मौसम हैं, एक ठंड और एक भयंकर ठंड। तीसरी कोई जलवायु नहीं होती। एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड होती है माने जब तापमान 0 डिग्री के आसपास है, और भयंकर ठंड जब 0 के नीचे जाने लगता है। तीसरा कोई मौसम नहीं है। भारत में आप जानते हैं 16 तरह की जलवायु है और 16 तरह के मौसम है। अंग्रेजी में एक शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाइमेट जोन्स। दुनिया में अभी तक गिने हुए कुल क्लाइमेट जोन 16 हैं, और भारत में सबके सब मौजूद है। संपूर्ण भारत का प्रवास कर लीजिए तो आपको 16 क्लाइमेट जोन्स दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे का क्लाइमेट जोन देखना हो तो आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आपको दिख जाएगा। अगर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट जोन देखना हो तो चले आइए राजस्थान, वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला देखना हो, वो हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाएगा। अगर आपको मध्य पूर्व देशों का, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात का देखना हो तो वो इसी देश में आपको दिख जाएगा। माने 16 क्लाइमेट जोन देखने के लिए भारत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब यहां है। और थोड़ा ज्यादा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो सारे के सारे 16 क्लाइमेट जोन आपको राजस्थान में ही दिखाई दे जाएंगे। सारी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। उसमें एक बहुत बड़ा जो आधार है कि भारत में सभी तरह का मौसम है। और भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान में सभी तरह का मौसम है। ठंड के दिनों में चुरू देख लो,
गर्मी के दिनों में जैसलमेर देख लो, और कभी कभी तो कोटा भी दिखा देता है, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान का तापमान यहाँ अनुभव आप कर सकते हैं। सबका सब मौसम यहाँ है। ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, वरना यूरोप के देश इसके लिए तरसते हैं। मैंने यूरोप में देखा कि 9 महीने तो सूर्य निकलता नहीं। जो गलती से किसी दिन सूर्य निकल आया तो वो सब पागल हो जाते हैं, और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के फेंक देते हैं सब, और नंग धड़ंग खड़े हो जाते हैं सूरज की धूप लेने के लिए, और चिल्लाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। आप बताइए कौन सा दिन है जो आपको सूर्य नहीं दिखाई देता? साल में 365 में 4-5 दिन ऐसे आएंगे जो शायद सूर्य दिखाई न दे, लेकिन पूरे दिन वो भी नहीं। 2-4 घंटे नहीं दिखेगा तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा, और 2-4 घंटे नहीं तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा। एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, तो हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग क्यों बोले? उनकी तो मजबूरी है कि उनको कोई अच्छी सुबह मिलती नहीं देखने को, तो वो एक दूसरे को विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग। लेकिन हमें तो हर सुबह इतनी अच्छी है कि सूर्य की पहली किरण हमारे ही देश में पड़ती है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सूर्य की पहली किरण भारत में ही पड़ती है, और ये भी है सूर्य की आखिरी किरण भी भारत में पड़ती है। तो जिस देश में सूर्य इतना मेहरबान हो और सूर्य के चारों तरफ सारे देवी देवताएं कृपावान हो, वो देश तो कोई विशेष ही होता है। इसलिए भारत देश में जन्म लेना बड़े पुण्य का काम माना जाता है, बड़े भाग का काम माना जाता है। हमारे यहां किसी महान व्यक्ति ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपके बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य जीवन मिला, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि भारत में जन्म मिला, जहां देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए, तो मनुष्य के रूप में ही आना पड़ता है। शायद यही कारण होगा। साल के 365 दिन सूर्य, साल के 9 महीने प्रकृति चक्र का चलना, पानी का वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण का संघनन होना, संघनन से बारिश होना, समय से बारिश होना, हर मौसम समय से आना। हमें मालूम है कि ये महीने के बाद ये आ जाएगा, ये महीने के बाद ये आ जाएगा। इतनी हमारे जीवन में मौसम की निश्चिंतता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं। अमेरिका और यूरोप के नागरिकों से बहुत बार संवाद करते हुए मुझे जो बार बार सुनने को मिला है वो पता है क्या है? वो कहते हैं यूरोप और अमेरिका में 3 W अनिश्चित हैं, जिन पर कभी भरोसा नहीं होता। एक तो है वेदर, कभी भरोसा नहीं क्योंकि निश्चित ही नहीं। दूसरा है वाइफ, कुछ पक्का नहीं है, सवेरे आई है शाम को चली जाएगी, सवेरे शादी हुई है शाम को तलाक हो जाएगा। यूरोप में ऐसे बहुत नागरिकों को मैं जानता हूं जिनकी 25 शादियां हुई, 30 शादियां हुई, 35 शादियां हुई, फिर भी संतुष्ट नहीं, कहते एक आध और कर ले। वाइफ नहीं है माने पक्का नहीं है, सवेरे है शाम को रहेगी, पक्का नहीं है। तो वेदर, वाइफ, और तीसरा है वेल्थ, धन संपत्ति का पक्का नहीं है। आज सवेरे आप करोड़पति थे, शाम को नैस्डैक गिरा तो रोडपति हो जाए, कंगाल हो जाए, भिखारी हो जाए। भारत में ये तीनों ही निश्चित हैं। वेदर भी निश्चित है, वाइफ भी निश्चित है, वेल्थ भी निश्चित है। वेदर तो इतना निश्चित है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हम आंख बंद करके छोटे बच्चों को ये कहते सुनते हैं, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये मराठी की एक कविता है। बच्चे गाते हैं महाराष्ट्र में बारिश आओ जल्दी आओ, और वो उनको मालूम है किस महीने में गाना है, और ज्यादातर बच्चे गाते हैं उसके 2-3 दिन में बारिश आ जाती है, क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है, अब बारिश आने वाली है, गाओ। हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में
3 लाख किलोमीटर का प्रवास कर चुका हूं पिछले 10-12 वर्षों में। छोटे छोटे गांव में ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बादल की तरफ देखेंगे, राजीव भाई 10 घंटे में बारिश आएगी। मैं कहता हूं यार तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट है क्या? ये कैसे तुमने बता दिया 10 घंटे में बारिश आएगी? वो कहते हैं जी सैटेलाइट क्या होता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बादल का रंग देख के हमें मालूम है कि 10 घंटे में आएगी कि 15 घंटे में आएगी या नहीं आएगी। और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का सैटेलाइट हर रोज फेल होता है। वो बोलता है कि आज कोटा में 24 घंटे मूसलाधार होगा, आज दिन में एक बूंद भी नहीं गिरी है। एक बूंद गिरी है कोटा में। आज के सवेरे के सब अखबार उठा के देख लो, फ्रंट पेज पे न्यूज है कि अगले 24 घंटे कोटा में मूसलाधार बारिश होगी, एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसका माने सब सैटेलाइट फेल। एक सैटेलाइट 400 करोड़ का बनता है, वो फेल है। और यहां गांव में रहने वाला साधारण गरड़िया जो बकरी चराता है, वो आसमान देख के बता देता है कि 10 घंटे में बारिश आएगी, 15 घंटे में आएगी। हमारे लोग इतने होशियार और अक्लमंद हैं कि बकरी के लक्षण देख के बता देते हैं बारिश आने वाली है। एक बार मध्य प्रदेश में मैं गया, एक छोटे से गांव में। आदिवासी हम कहते हैं उनको, आदिवासी तो हम सभी हैं, वास्तव में वो वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं। हम शहरों में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। वो वनवासी हैं, आदिवासी तो हम सब हैं। तो एक गांव में मैं गया और उनसे मैंने पूछा, भाई इस साल मौसम कैसा है? ये 3 साल पहले की घटना है। इस साल मौसम कैसा है? तो सरपंच ने थोड़ी देर ऐसे देखा एक पेड़ की तरफ, 15 मिनट के बाद कहा कि मौसम इस बार सामान्य है। मैं पूछा कैसे? तो उसने कहा ये पेड़ देख रहे हो ना, इसमें कोयल का घोंसला देख रहा हूं। अगर कोयल का घोंसला पेड़ के ऊपर के हिस्से में है तो समझ लो सूखा पड़ेगा, और बिल्कुल नीचे के हिस्से में है तो समझ लो भयंकर बारिश होगी। इस बार कोयल ने बीचों बीच घोंसला बनाया है तो बारिश सामान्य होगी। मैं चला आया और सच में उसकी भविष्यवाणी साबित हुई। उस साल बारिश सामान्य ही हुई। ऐसे ही एक गांव में गया, आसाम के पास एक गांव में गया व्याख्यान देने के लिए। तो वहां के एक व्यक्ति को पूछा, भाई मौसम कैसा है? तो उसने कहा, राजीव भाई इस बार चींटियां जो है ना ज्यादा भोजन इकट्ठा कर रही हैं, मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है। क्योंकि चींटियों का स्वभाव भोजन इकट्ठा करने का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बाढ़ आने वाली है। और उस साल सच में आसाम में बाढ़ आई और लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए। हमारे लोगों को इतना हुनर और ज्ञान कि चींटी को देख के बता दें कि बारिश कैसी होगी, पक्षियों के घोंसले देख के बता दें बारिश कैसी होगी, जानवरों के व्यवहार का परिवर्तन देख के बता दें बारिश कैसी होगी। इसका अर्थ एक ही है कि यहाँ मौसम बहुत निश्चित है, और जब हर चीज निश्चित होती है तो सिम्टम्स परफेक्ट होते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं होते। यूरोप में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। वेदर तो बिल्कुल निश्चित नहीं। भारत और यूरोप का अंतर अभी शुरू हो रहा है। वेदर बिल्कुल निश्चित नहीं। वाइफ यूरोप में तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि एक पत्नी के साथ कभी एनिवर्सरी मनाने को मिले। हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप में ये जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, ये इस बात के लिए है कि आपको बड़ी शुभकामनाएं कि एक के साथ साल भर टिक गए आप। साल भर टिक गए, बड़ी भारी शुभकामनाएं। नहीं तो साल भर भी कोई टिकता नहीं एक के साथ। और यूरोप में अगर आप कुल जनसंख्या को जोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, तो मुश्किल से 1 या 1.5% लोग हैं जिनकी सिल्वर जुबली हुई है 25 साल, 1-1.5%। गोल्डन जुबली वाला शायद 0.5% भी ना मिले। लेकिन भारत में जैसे वेदर पक्का है ना, वैसे वाइफ भी पक्की है। मैं आपको पिछले 15 साल का घूमने का तजुर्बा बताता हूं। भारत की महिलाएं पुरुषों की तुलना में 200% ज्यादा वफादार होती हैं पुरुषों की तुलना में। पुरुष तो कभी भी भटकता है, कभी कभी उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर होती है।
लेकिन महिलाएं जो है ना पत्नी, वो 200%, 300%, कभी कभी 500% वफादार होती है। मैंने इस देश में हजारों पत्नियों को देखा है, एक दो नहीं, क्योंकि मैं चिकित्सा भी करता हूं होम्योपैथी की। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें पति विकलांग हो गया शादी के तीसरे दिन और पत्नी ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं। ऐसे मेरे पास एक दो नहीं, हजारों पेशेंट की लिस्ट है। ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं जिनको टांग टूट गई, जिंदगी भर के लिए चली गई, टांग कट गई, हाथ कट गया, अंगूठा कट गया, कुछ हो गया, अंग भंग हो गया, पत्नी ने छोड़ा नहीं। और ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, उनके नाम तो नहीं बता सकता, कि पुरुषों में पूरी नपुंसकता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं। तो भारत की वाइफ, पत्नी 200%, 500%, 1000% कुछ होता हो, एकदम पक्की, आसानी से नहीं छोड़ती। और इतना ही नहीं है, वो तो कहती है जी 7 जन्म का साथ है अब तो, ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो यहां वेदर भी पक्का है, वाइफ भी पक्की है और वेल्थ भी पक्की है। धन संपत्ति के बारे में हमारे देश में एक बहुत महान बात कही गई है, हमारे देश में ही कही गई है, दूसरे किसी देश में मैंने नहीं ये सुनी ना पढ़ी। वो कहते हैं कि जब धन बढ़ जाए ना तो दोनों हाथ से लुटाओ, माने दान करो तो और बढ़ेगा। विद्या बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ज्यादा लुटाओ तो और बढ़ेगा। इसको किसी महान कवि ने कहा कि नाव में बाढ़े पानी और घर में बढ़े संपत्ति तो दोनों हाथों से उलीचिए। और हमारे यहां यह पक्की मान्यता है कि जितना दान करो उससे ज्यादा आता है। मेरे बहुत दोस्त हैं इस देश में जो शायद 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करते हैं और वो हर साल करोड़ों रुपए जाकर दान कर देते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में, करोड़ों रुपए दान करते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो तो 10 किलो सोना दान कर देता हर साल जाकर, बताता नहीं है, कहता ये गुप्त दान है, 10 किलो सोना। मैं पूछा भाई ये क्या है? वो इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसके पास, जिनको 35-35 हजार रुपए की सैलरी देता है और कहता है एक पैसा भी ना जाए मेरा इनकम टैक्स में, ध्यान रखो। वही आदमी चुपचाप जाता है 10 किलो सोना दान करके आता है तिरुपति बालाजी। एक दिन मैंने पूछा भाई ये क्या चक्कर है, इनकम टैक्स में तो तुम देते नहीं, तिरुपति बालाजी को करोड़ों रुपए दे देते हो। तो कहता तिरुपति बालाजी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा मैंने कसम खाई है उनके सामने कि जितना धन आएगा उसका 10% तो दान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तिरुपति बालाजी और देते हैं और देते हैं और देते हैं, तो मेरा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 500 किलो से ऊपर है, साल भर का सोने का। वैष्णो देवी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 400 किलो के आसपास आ गया है। और ऐसे भारत में 1 2 नहीं 23,000 मंदिर हैं जहां हर साल टनों टन सोना दान में आता है, टनों टन, मीट्रिक टन्स में आता है। कैसे? दान करो, दान करो, दान करो तो धन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये यूरोप में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है कहीं। वहां तो दान देना हो तो तब होता है जब सरकार का कोई दबाव हो आपके ऊपर, आम आदमी तो कुछ करता वरता नहीं है। और ये जो दान देने का संस्कार है ये शायद भारत के भूगोल खंड में प्रकृति से आया हो। छोटे छोटे बच्चे भी यहां दान देते हैं। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था तो पता चला कई स्कूल के बच्चे बाढ़ प्रभावितों के लिए अपना जेब खर्च इकट्ठा कर रहे हैं और भेजने की तैयारी में है। थोड़े दिन पहले कारगिल युद्ध हुआ था, बच्चों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भेज दिए कारगिल युद्ध में। तो बच्चों को बचपन से ये संस्कार है, शायद हमारे ये खून में है या हमारे डीएनए में है।
हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो बिना दान दिए हमको संतोष ही नहीं होता। और शायद ये पूरा देश दान से ही चलता है, सरकार नहीं चलाती इस देश में। सरकार तो जितनी संस्थाएं चलाती हैं सब घाटे में है, और दान से चलने वाली सब संस्थाएं फायदे में है। आप देख लो इस देश कहीं भी जो मंदिरों को संस्थाएं चला रही हैं एकदम चाक चौबंद हैं, 24 घंटे भोजन प्रसाद मिलता है। जो मंदिर सरकार के खाते में गया पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कितने गुरुद्वारे हैं जो 24 घंटे लंगर खिलाते हैं इस देश में। इस देश में 23,80,000 से ज्यादा मंदिर हैं कुल भारत में। इन सभी मंदिरों में अधिकांश मंदिर दान से चलते हैं, सरकार किसी मंदिर को नहीं चलाती। हाँ, हमारी निकम्मी और बेईमान सरकारें मंदिरों में आए हुए दान पर झपट्टा मारने के लिए तो तैयार बैठी रहती है, अपने खजाने से एक पैसा उसमें नहीं देती। ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो यहाँ वेल्थ का तो चक्कर ही दूसरा। हमारे यहाँ तो एक बार एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे सिखा दिया एक ऐसी बात जो 10 साल की पढ़ाई में मुझे कोई नहीं सिखा पाया। इस देश में ऐसे विद्वान लोग हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, विद्वता की इतनी ऊंची ऊंची बातें सिखा देते हैं कि हैरान होता है आदमी। मैं भी बहुत हैरान हूं। एक बार आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग ने मुझे समझा दिया। मैंने पूछा, दादाजी इतना दान क्यों करते हैं भारत में? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, भारत में धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं। धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं। या तो इसको भोग कर लो, या तो इसको दान कर लो, नहीं तो ये चोरी चला जाएगा। या तो भोग कर लो, या तो दान कर लो, नहीं तो चोरी चला जाएगा। भोग हम कर नहीं सकते क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम। ये हमारे जीन में है, खून में है, डीएनए में है। भोग तो कर नहीं सकते, करेंगे तो एड्स से मर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भोग तो हम करते नहीं हैं। और ये मैंने देखा है भारत में जो पुराने करोड़पति हैं ना, नए वालों की बात नहीं करता, पुराने जितने भी करोड़पति हैं एक धोती और एक कुर्ता उसी में जिंदगी काट देते हैं। मैंने घनश्याम दास जी बिरला की जीवनी पढ़ी और उनके बारे में ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि 2 या 3 जोड़ी कपड़े में जिंदगी बीत गई और हजारों करोड़ का साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी आधुनिक पीढ़ी बिल्कुल उल्टी है। शायद वो 1 घंटे तो इसमें लगाती है कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनो, क्योंकि घर में इतनी शर्ट और इतनी पैंट है कि कॉम्बिनेशन बनाने में घंटों लग जाते हैं। जिस आदमी ने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया शून्य में से, वो 2 धोती 2 कुर्ते या 3 धोती 3 कुर्ते में जीवन काट गया। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जो करोड़पति हैं, पुराने करोड़पति, और अंगोछा लपेटे ही जिंदगी बिता दिया। एक बनियान और एक नीचे टॉवल, अंगोछा, बस खत्म कहानी। हम मानते हैं कि ज्यादा भोग अपने लिए नहीं है। और भारतीयता में जो सबसे बड़ी मान्यता है ना, वो ये है कि कम से कम अपने ऊपर खर्च करो। क्यों? ये शरीर नश्वर है, इसको लीप पोतने में क्यों लगे हुए? थोड़े दिन में चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों पे खर्च करो। तो हमारा जो निजी जीवन है ना, प्राइवेट लाइफ, वो बहुत संयमित है, कम खर्चे वाली है। और हमारी जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत खर्चीली है, बहुत पैसे वाली है। पब्लिक लाइफ माने हम मंदिर बनाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह होगा, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, दावत होगी, क्या क्या होगा, सब कुछ होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कम से कम खर्च करेंगे। हम शादियां करेंगे बेटे बेटियों की, बहुत खर्चा होगा, लेकिन निजी जिंदगी में कसकसाते हैं 10-10 रुपए खर्च करने के लिए। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए ऐसा है। और ये डीएनए कोई आज का नहीं है, हजारों साल का है। तो ये शायद भूगोल की स्थिति ऐसी है, इसमें से बना होगा।
शायद ईशावास्यम इदम सर्वम जो किसी महान व्यक्ति ने कह दिया वो हमारे रग रग में घुसा होगा, इसलिए तो कहा। जो अंदर होता है वही कहा जाता है, और जो होता ही नहीं है वो निकल नहीं सकता मुंह से। तो हमारी रग रग में होगा। पुराने सब लोगों को मैं देखता हूं, इतना सीधा सादा सरल जीवन, और पैसे संपत्ति में करोड़पति। तो हमारे यहां वेल्थ के बारे में इतनी निश्चिंतता है कि इसको दान करो बहुत बढ़ेगा, नहीं करोगे तो चोरी जाएगा, चोरी जाएगा तो अफसोस करोगे। और वो हमें दिखाई देता है आज के जमाने में जो कंजूस लोग पैदा हो गए अमेरिका और यूरोप से प्रभावित होकर। ये जो कंजूस है ना, ये भारत के नहीं है, ये सब अमेरिकी हैं, यूरोपियन। हाँ, मैं मानता ही नहीं कि जो कंजूस है वो भारतीय है। भारतीय कंजूस हो गया तो भारतीयता चली जाएगी। ये जो अमेरिकी असर हम में आ गया, यूरोपियन असर आ गया, हम कंजूस हो गए, तो कंजूस लोगों को मैंने देखा है कि उनका धन सब चोरी ही जाता है। या तो कभी इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी सेल्स टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी वैल्यू एडेड टैक्स वाले ले जाते हैं, और वो फड़फड़ाता रहता है, तड़पता रहता है, उसकी आंखों के सामने लूट होती है। मैं उसको कहता हूं, भाई अगर तुमने दान कर लिया होता तो संतोष तो होता। यहां तो चोर उचक्के बेईमान लुच्चे लफंगे जो अधिकारी ले गए तुम्हारा सब, अब कसकते रहो। तो भारतीय तो कंजूस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय प्रकृति कंजूस नहीं है। हम कैसे हो जाएंगे? हमने सुना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो हमारा ब्रह्मांड तो इतना रिच है, इतना धनी है, संपत्तिवान है, हम कंजूस कैसे हो सकते हैं? कितना धनी है हमारा ब्रह्मांड। हम एक बीज डालते हैं उसमें से 100 बीज निकल आते हैं। हम एक आम की गुठली लगाते हैं उसमें से हर साल 1500 आम टूटते हैं, कम से कम 50 साल तक, और जो ठीक देखभाल करें तो 100 साल तक। हम एक बीज बाजरे का डालते हैं, बाली पर 250-300 बीज आ जाते हैं। प्रकृति ने हमको इतना दिया है, ब्रह्मांड में इतना कुछ मिला है, तो हम कंजूस हो नहीं सकते। जैसी प्रकृति वैसे हम। तो ये कंजूसी होना भारत का गुण नहीं है, ये यूरोप से आया है। क्यों? वहां वेल्थ का कुछ पक्का नहीं है। और आप कभी भी यूरोप और अमेरिका में जाए ना, अमेरिका में अब तो ये विशेष दिखाई देता है, किसी भी अमेरिकन आदमी से बात करिए, और अब तो जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनसे भी बात करिए, हर समय दिमाग में एक ही घन चक्कर घूमता रहता है, बैंक बैलेंस। हर समय एक ही कैलकुलेशन, बैंक बैलेंस। आप किसी भी अमेरिकन से 5 मिनट बात कर लीजिए, 5 मिनट में 2 बार पूछ लेगा आपका बैंक बैलेंस कितना। और किसी अमेरिकन लड़की से बात कर रहे हैं तो 5 मिनट में 5 बार पूछ लेगी आपका बैंक बैलेंस कितना। सारी कैलकुलेशन बैंक बैलेंस की। समाज की इज्जत बैंक बैलेंस से, समाज की प्रतिष्ठा बैंक बैलेंस से, समाज का सब कुछ बैंक बैलेंस से। मैं बार बार सोचता हूं कि इनके मन में इतनी चिंता क्यों है पैसे को लेकर? क्योंकि निश्चिंतता नहीं है। मालूम नहीं है कि ये संपत्ति आज है तो कल भी रहेगी। हम हिंदुस्तानी इतने आश्वस्त हैं कि ये आज भी है, कल भी रहेगी, जो दान करने की परंपरा अपनाते रहे तो वेल्थ भी है, वाइफ भी पक्की है, वेदर भी पक्का है। यूरोप में ये तीनों ही चीजें पक्की नहीं। अब जरा कल्पना करिए, जिस देश में ये तीनों चीजें पक्की नहीं होंगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी, और जिस देश में ये तीनों ही चीजें पक्की होंगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी। और जिस देश में इतना कड़ा मौसम होगा, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, जो हमेशा ठंडी रहती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ज्यादा ठंड में रहने वाले लोगों को कोमलता नहीं रहती मन में और शरीर में भी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको चारों तरफ बर्फ की सिल्लियों के बीच में बिठा दिया जाए, थोड़े ही समय में आपकी सारी हड्डियां और मांसपेशियां कड़क हो जाएंगी। कभी करके देख लीजिए। तो जो लोग 9-9
महीनों महीने चारों तरफ बर्फ से घिरे रहते हैं, उनकी हड्डियां और मांसपेशियां सब कड़क रहती हैं। और हड्डियां मांसपेशियां कड़क हैं तो मन पे भी तो कुछ असर पड़ता होगा ना, तो मन भी कड़क है। यूरोप और अमेरिका के लोग ऐसे ही हैं जैसे ठंडी बर्फ होती है। नकली मुस्कुराहट, नकली इज्जत, नकली सम्मान, सब कुछ नकली, एकदम बर्फ जैसा। असलियत उसमें कुछ भी नहीं। कोई मुस्कुराएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नकली मुस्कुरा रहा है, अंदर से नहीं मुस्कुरा रहा। और इज्जत और सम्मान देने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब ये जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, इनका